रेस्पिरेशन एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में कई तरह की मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस होते रहते हैं, जिसमें से हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जब हम बात करते हैं एनाबॉलिक की, तो एनाबॉलिक का मतलब होता है कि जब बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हों, ठीक है। जब कैटाबॉलिक का होता है मतलब कि वहाँ पे चीज़ें कुछ टूट रही हों। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत अंतर होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। ब्रीदिंग सांस लेना और सांस छोड़ना, बस इतनी ही चीज़ों को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जब बात हम लोग रेस्पिरेशन की करते हैं तो रेस्पिरेशन मतलब एक बहुत बड़ा प्रोसेस, जो कि एक सेलुलर लेवल पर होने वाला प्रोसेस है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। मैं हूं अंकिता और चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा क्लास, क्योंकि आज के क्लास में हम पूरा डायग्राम के सहित देखेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आखिर काम कैसे कर रहा है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन भाग ले रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये क्लास को शुरू करने से पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यही इतना डायग्राम है जो हमें सांस लेने में बहुत ही मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने बोला कि ये एक सेलुलर लेवल पर होने वाला प्रोसेस है। मतलब कि सेलुलर लेवल यानी कि कोशिकीय स्तर पे होने वाला ये एक प्रोसेस है। देखिए, सेलुलर लेवल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बस हमने यहाँ से सांस ले लिया, लंग्स तक पहुँच गए और डायफ्राम ने लंग्स को ऊपर वो कर दिया और फिर रेस्पिरेशन हमने सांस ले ली, छोड़ दी, हो गया, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, वो आपको अगर ध्यान हो तो एनर्जी हमें चलने के लिए भी चाहिए और एनर्जी हमें देखने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन सिर्फ यहीं तक होता तो एनर्जी जाहिर बात है यहीं तक होती, ठीक है। लेकिन हमें एनर्जी हमारे सिर के बाल तक से लेकर के पैर के अंगूठे तक हर जगह हमको एनर्जी बराबर मात्रा में मिलती है, और जो भी काम हम लोग करते हैं वो अगर आप हिंदी देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, तो इसका मतलब यही होगा कि श्वसन में भाग लेने वाले ऑर्गन्स, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा ऑर्गन आपके इस रेस्पिरेशन में भाग ले रहा है, उस चीज को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी के आगे हम लोग सिस्टम क्यों लगाते हैं, ये चीज मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी, ठीक है। तो चलिए अब लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे हमने देखा था कि एयर में कौन सी गैस कितनी मात्रा में मौजूद है। याद है अगर आपको कि रेस्पिरेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आया था, उसमें हमने आपको पूरा बताया था कि एयर में कौन कौन से गैस कितनी कितनी मात्रा में मौजूद हैं, और साथ ही में कितनी मात्रा में हम कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना कितना गैसेस को हम लोग रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। चलिए अगर हम लोग देखें तो गैसेस एक्सचेंज में मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करती है और जो CO2 होता है इसका ये रिलीज हो जाता है, यानी कि ये हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में ये दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ऐसा नहीं है कि एयर में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम हर एक गैसेस मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी बॉडी में केवल ऑक्सीजन ही जाएगा, ठीक है। हमने बताया था कि कौन कौन से गैसेस बॉडी में एंटर होती हैं। एयर के साथ सारी चीज़ें एंटर होती हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि इस तरह का कोई भी डिटेक्टर नहीं लगा, कोई भी ऐसा डिटेक्टर ऑर्गन नहीं है जो केवल ऑक्सीजन को फिल्टर करके अंदर भेजे, ठीक है। चलिए, तो हमने कैटाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहा, हमने कहा कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा कोई चीज़ का विखंडन होता है, यानी टूटता है, ठीक है। क्या होता है, टूटता है या फिर विखंडन होता है। तो देखिए, जब हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं तो अगर आपको ध्यान हो रेस्पिरेशन का, तो मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का एक ग्लूकोज जो है वो उसका विखंडन हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। यहाँ देखिए, ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है पायरुवेट में, ठीक है। यानी कि क्या मतलब है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है वो टूट जा रहे हैं 3-3 मॉलिक्यूल वाले पायरुवेट में,
और जो ग्लूकोज था वो पहले कितने मॉलिक्यूल का था, 6 मॉलिक्यूल का था, मॉलिक्यूल का था, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं रेस्पिरेशन में। इसके अलावा जब हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो इसको अगर हम डिटेल से पढ़ें तो पढ़ने में सहूलियत के कारण, मतलब कि सहूलियत हो हमें पढ़ने में, इसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अपर का मतलब जैसे कि आपने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गिनती लिख रही हूँ, ठीक है, 1 2 3। तो अगर हम पूछे कि 2 का अपर नंबर कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 है। और उसका लोअर कौन है, तो 3 है, ठीक है। और अगर 3 को पूछे तो 2 है, और 2 को पूछे तो 1 है, ठीक। तो ये बताने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपर और लोअर, यानी कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा कोई ऑर्गन है और उसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक, इस तरीके से इसको कर दिया डिवाइड। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे अपर, और इसको जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे लोअर, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आप अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा ज्वाइंट है ना, कहीं से भी कुछ अलग नहीं है। तो इसमें हम लोग अपर और लोअर कैसे कर सकते हैं, देखिए मेनली हमको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमारे नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, एबव वोकल कॉर्ड और इसके अलावा नीचे का जो बिलो वोकल कॉर्ड है, लैरिंग्स का, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अदर जो ऑर्गन्स हैं वो डायफ्रागम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि टोटली ये जो ऑर्गन्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं सारे ऑर्गन्स को हम लोग देख करके कि कौन सा ऑर्गन ऊपर है, कौन सा ऑर्गन नीचे है, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जब हम लोग बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और एवो वोकल कॉर्ड, ठीक है। यानी कि देखिए कहाँ है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, यहाँ पे आपका नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो इतना भाग है आपका, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद जो ट्रैकिया आ रहा है हमारा, ध्यान से देखिए ट्रैकिया। तो इसके बाद देखिए लैरिंग्स, बिलो वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड डायफ्रागम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। यानी कि ये जो आपका पोर्शन है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, मैंने बोला था कि आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ है। अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत तो ध्यान हो ही गया होगा कि कौन सा अंग कहाँ है। देख लीजिए, देखिए नेजल कैविटी किसको बोलते हैं, ये पोर्शन है नाक वाला, यानी कि ये जो नाक आपका दिखाई दे रहा है, नोस्ट्रिल्स जिसको बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे गोल गोल से छेद होते हैं नाक में, इसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक है। अगर इसकी हिंदी आप देखें तो इसकी हिंदी होती है नासा छिद्र। क्या होती है, नासा छिद्र, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है नेजल कैविटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये नाक वाला पोर्शन है, ठीक है। कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है नोज वाला, ठीक, नेजल कैविटी, नोज, इतना ध्यान रखिएगा। और मैंने बताया कि नोज में जो छोटे छोटे छेद होते हैं इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं नोस्ट्रिल्स, ठीक। इसका मीनिंग होता है NOSTRILLS, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। अब ये ओरल कैविटी क्या है, ये है आपका माउथ वाला पोर्शन, और ये था जो आपका, ये था नोज वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। एक चीज और इसमें पूछता है कि जैसे आपका जो नाक है ये 2 भाग में डिवाइड है, ठीक है, 2 होल है ना, 2 नोस्ट्रिल्स है, तो इनको जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम हमारी बॉडी के एक और ऑर्गन में आता है, जहाँ पे वहां पे भी उसको ऑर्गन को 2 भाग में डिवाइड करता है। बताइएगा कौन सा ऑर्गन, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई नेजल कैविटी और ओरल कैविटी। आई होप इतना समझ में आया, ठीक है।
देखिए अगर आपने ध्यान दिया, ध्यान क्या दिया, सब लोग करते हैं, जो सांस लेते हैं हम लोग कभी नाक से भी लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं। सपोज जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली तो हम लोग नाक से ही सांस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी से ले लेते हैं। लेकिन जब हम लोग को सर्दी हुआ रहता है तो क्या नाक बंद हो जाती है ना, नाक बंद हो जाती है, तो फिर उस टाइम पे हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं नाक से। तो उस टाइम पे अगर हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला करके सोते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज प्यास भी लग जाती है। ठीक है, तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, नेजल से याद रखिएगा ये नोज वाला पोर्शन है, ओरल से याद रखिएगा ये माउथ वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा फेरिंग्स और इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा लैरिंग्स। ये देखिए ये दोनों एक ही पाइप में दिख रहा है, फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, किसका क्या काम है, इसको मैं अगली वीडियो में डिफाइन करूंगी। फिलहाल यहाँ पे आप इनका लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे ये लोग लोकेटेड है। ठीक है, साथ ही में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। ठीक, तो आगे देखिए, आगे अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला पोर्शन है ये, जिसका नाम दिया जा रहा है क्या, ट्रैकिया। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो एयर है ना अब यहीं से जा करके अपना रास्ता बनाएगी लंग्स तक जाने का। तो ये ट्रैकिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही है इसमें ना, ये एक कार्टिलेज है। ठीक है, कार्टिलेज का रिंग बोलते हैं इसको कभी कभी पे, क्योंकि ये जो पाइप है आपका ना, ये सिंपल पाइप नहीं है। ठीक है, नॉर्मली पाइप नहीं, जैसे आपका भोजन नली है उस तरह से नहीं है, ये ट्रैकिया है, श्वास नली। और ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अगर ये गलती से भी पिचक गई तो फिर हम लोग भी पिचक जाएंगे। ठीक है, पिचक जाएंगे मतलब हमेशा के लिए पिचक जाएंगे, कभी सीधा नहीं होंगे। ठीक है, देखिए इसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना है, इसलिए इसकी संरचना ऐसी होती है ताकि किसी भी सिचुएशन में ये आपका जो ट्रैकिया है ये पिचके ना। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज कि इमेजिन कीजिए कि अगर ये गलती से पिचक गई और हवा लंग्स में गया ही नहीं तो फिर क्या होगा, घुट करके मर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो गला घोट करके मारने में क्या क्या चीज़ गड़बड़ होती होगी, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रैकिया जो है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के द्वारा मतलब पूरा वो होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पूरा ये बाहरी जैसा होता है। तो ट्रैकिया एक रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया का, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, कार्टिलेज अगर हम समझे तो ये एक हड्डी की तरह ही होता है, बट ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक, और कह सकते हैं इलास्टिक भी बहुत होता है कार्टिलेज। ठीक, चलो तो ये है आपका ट्रैकिया। अब एक समय पे ऐसा आता है कि ट्रैकिया जो है आपका वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसे दो लंग्स में जाना है। तो देखिए ट्रैकिया जब तक एक भाग में है तब तक इसका नाम तो ट्रैकिया है, लेकिन जैसे ही ये दो भाग में डिवाइड होगा, जैसे ही ये दो भाग में डिवाइड होगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोंकाई। क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई। यानी कि इस एक को या फिर इस एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ब्रोंकाई पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब ब्रोंकाई डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, ब्रोंक्यूल्स। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए जो ब्रोंकाई है इसी में से छोटे छोटे से निकले हुए हैं। ये जो जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती हैं उसी तरीके से इसमें से निकला हुआ है। तो ये एक टहनी की तरह, और टहनी में से बहुत सारी पत्तियां जैसी और बहुत सारे पतले पतले से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो इसके बाद जो ये डिवाइडेशन है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई के बाद जो डिवाइडेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक, अब यहीं तक सीमित नहीं है ये, अगर आपने यहाँ पे देखा तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम लोग एल्वेली। ये देखिए एल्वेली बोलते हैं इसको। और एल्वेली सिंगुलर फॉर्म नहीं है इसका, एल्वेली का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है एल्वेलस। यहाँ देखिए इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्वेलस और इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है एल्वेली। ठीक है, तो ब्रोंक्यूल्स के बाद जब डिवाइडेशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एल्वियली। ठीक है, एल्वियली। चलिए ये तो क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट था
क्योंकि मेनली कंफ्यूजन कहाँ होता है हम लोग को, यही होता है, क्योंकि भाई जब ट्रैकिया डिवाइड हो गया तो ब्रोंकाई बन गया, और जब ब्रोंकाई डिवाइड हुआ तो ब्रोंक्यूल्स बन गया, और जब ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एल्वियली कहलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखिए डायफ्रागम, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा था अदर ऑर्गन में, डायफ्रागम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, इसको भाई अलग क्यों लिखा मैंने अदर ऑर्गन क्यों, क्योंकि आप देखिए ये इस चीज से सेपरेट है। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज से अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अलग है तो मतलब ना भी रहे तो काम चल जाएगा। कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं कि इंसान का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसका ना सिर फूटा और ना ही खून बहा और वो मर गया। ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ हो और चोट लग गई हो डायफ्रागम पे, ठीक, समझ रहे हैं, अगर इस डायफ्रागम पे चोट लग गई और ये निष्क्रिय अवस्था में चला गया, यानी कि ये काम करना बंद कर दिया, तो हम लोग उसके बाद से ना सांस ले पाएंगे और ना सांस छोड़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डायफ्रागम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हम लोग को सांस लेने और छोड़ने में, क्योंकि ये पुश करता है, और ये जब अपने नॉर्मल स्टेज पे होगा तो हम लोग रिलैक्स रहते हैं, यानी कि हमारा जो चेस्ट है वो नॉर्मल सिचुएशन में रहता है, लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो चेस्ट है हमारा वो फूल जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है, तो उस टाइम पे ये डायफ्रागम है ना ये ऊपर चला जाता है, ये डायफ्रागम ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अधिक से अधिक सांस ले पाते हैं, और चेस्ट हमारा इसी वजह से फूला होता है क्योंकि उस टाइम पे एयर हमारे लंग्स के एल्वियली में मौजूद होती है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है ये क्या होती है, पिचक जाती है, फिर हम लोग का जो लंग्स है वो अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो ये चीजें होती हैं इसके साथ। देखिए, अगर अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप ध्यान दीजिएगा डायफ्रागम को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक, एक बार को कहीं और चोट लग गई तो भाई एक बार इंसान सोच सकता है कि उसको मतलब ठीक करवा ले, लेकिन अगर ये गया तो इंसान फिर उठने लायक भी नहीं बचेगा, है ना, सांस ही नहीं लेगा तो उठेगा कहाँ से, हमेशा के लिए सो जाएगा। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे एक बात आती है कि क्या सिर्फ इतने ही प्रोसेस में इतनी ही चीज़ों से हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। ये देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सोचिए अगर हम लोग में जो शॉर्ट हाइटेड पर्सन है उसमें तो मान लो डिफ्यूजन की वजह से हमने ऑक्सीजन को पूरा नीचे से ऊपर तक वो कर दिया, ठीक है, दे दिया, स्प्रेड कर दिया चारों तरफ, लेकिन जो जिसकी लेंथ अधिक है जिस इंसान की, या फिर इंसान को छोड़िए हाथी है अगर, तो हाथी एक बहुत ही बड़ा जानवर है, ठीक है, बहुत बड़ा जानवर होता है, तो उस जानवर में क्या केवल डिफ्यूजन की वजह से उसकी बॉडी में ऑक्सीजन चारों तरफ जा सकती है? नहीं, इसके पीछे का रीजन समझेंगे हम लोग लास्ट में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, और साथ ही में हम लोग को बार बार हम लोगों क्या जो आपके आसपास लोग होंगे जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा मैसेज है, और देखेंगे कि क्यों किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है, जितनी भी तंबाकू वाली चीज़ें हैं जो सिगरेट वगैरह सिगार वगैरह पीते हैं लोग। ठीक है, दिखाएंगे आपको कि इस चैप्टर में आपको ये दिखाएंगे कि देखिए क्या डैमेज कर रहा है ये हमारी बॉडी में, किस वजह से ये हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, ताकि आगे जाके आप भी ना ऐसा कुछ करें इसके लिए। चलिए, तो इसके पीछे मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो एल्वेली होता है ना, ये जो आपका एल्वेली है इसकी स्ट्रक्चर बलून लाइक होती है, मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये जो बलून है ना, इस बलून में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक, ये पूरी तरीके से लिपटी होती हैं इसमें, ठीक, लिपटी होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में कि उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और उन्हीं प्रोजेक्शंस में हम बहुत सारी जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं वो लिपटी होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से काम यहाँ पे भी होता है, बहुत सारे ब्लड की कैपिलरीज इसमें लिपटी होती हैं, और ये ब्लड की कैपिलरीज ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, उस पिगमेंट को कहते हैं हेमोग्लोबिन। हम लोग में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और ब्लड का जो रंग होता है वो हेमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही रेड होता है। ठीक है, तो वहाँ से जो हेमोग्लोबिन है CO2 को इस एल्वेली में रिलीज करता है, और
ऑक्सीजन को फिर पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में। और साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि क्यों एम्फिज्मा क्या है, ठीक है, सिगार या तंबाकू हमारे सेहत के लिए हानिकारक क्यों है, और क्यों मैंने सिर्फ ऐसा कहा कि सिर्फ डिफ्यूजन से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को स्प्रेड नहीं किया जा सकता है, पूरे बॉडी में नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये ऑर्गन ध्यान में आ गए होंगे सारी चीज़ों को। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने 2 तरह के रेस्पिरेशन का चर्चा किया था। रेस्पिरेशन 2 तरह के होते ही हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक का जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है आपका, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, देखिए C6H12O6 ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है, ये है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा ग्लूकोज और ये है हमारा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज है आपका ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में एक एंजाइम के द्वारा या किसी एंजाइम के द्वारा किसी ग्लूकोज है आपका ये 2 भाग में टूट जाता है रेस्पिरेशन के दौरान, जिसमें से एक आपको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलता है वाटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मेनली आपका पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O देखने को मिलता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हमारी बॉडी में भी होता है, और अगर होता है तो उससे हमको क्या नुकसान होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से प्लेस होता है हमारी बॉडी में, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।